सर, यूपी बीजेपी में तो बवाल मच गया है। वो जो कम से कम 46 ब्राह्मण एमएलएज ने एक डिनर आयोजन किया था, पीएन पाठक ने उसमें जो हिस्सा लिया था, उनको तो लताड़ पड़ गई है पंकज चौधरी से। सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि दोबारा ऐसी बैठक नहीं होनी चाहिए। एक एक की क्लास लगा दी। देखिए, इसमें दो पिछले एक दो दिनों से जो कहानी चल रही थी उसमें दो बातें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में जब भी चुनावी माहौल बनता है, पिछले दो तीन चुनावों से तो निश्चित रूप से, ये दो तीन क्या उससे पहले से भी ये दिखता है कि हर चुनाव में एक नैरेटिव चलाया जाता है, वो मीडिया की तरफ से, और विपक्ष का उसमें बड़ा रोल होता है, और कुछ भाजपा के भी विधायकों का, भाजपा के ही लोगों का रोल होता है कि वो ये होता है कि ब्राह्मण नाराज है या फिर किसी एक कोई जाति का। ब्राह्मण उसमें सबसे प्रमुख है क्योंकि ब्राह्मणों का थोड़ा एक आधार है कुछ उत्तर प्रदेश में, तो उस आधार पर ब्राह्मण नाराज हो जाते हैं। फिर समाजवादी पार्टी उसमें फसल काटने की कोशिश करती है, बहुजन समाज पार्टी सफल फसल काटने की कोशिश करती है, और कांग्रेस भी कोशिश करती है, क्योंकि कांग्रेस मानती है कि ये वोटर तो हमारा पुराना पहले से वोटर रहा है। 37 साल तक उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण ही मुख्यमंत्री रहे हैं, गोविंद पंत से लेकर और नारायण दत्त तिवारी तक। तो इसलिए एक अपूरित इच्छा, एक ब्राह्मणों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ऊपर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेताओं की रहती है। उनको लगता है कि भाई हम तो यहाँ पर शासन करते रहे और अब हमारा वो भाव रहा नहीं। लेकिन जब मंडलवादी राजनीति शुरू हुई, ओबीसी जातियां प्रभावी हुई, तो निश्चित रूप से ब्राह्मणों का वो उस अनुपात में कम हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि कम हुआ, आज भी ब्राह्मणों का की राजनीतिक शक्ति और राजनीतिक अस्तित्व तो खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि समीकरणों में अब वैसे तो क्षत्रियों का भी नहीं है, जातियों के हिसाब से अगर मुख्यमंत्री चुने जाते तो फिर तो योगी आदित्यनाथ कभी मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते थे भाई। वो अपने नेतृत्व क्षमता की वजह से बने मुख्यमंत्री, और उनको सभी जातियों ने दिया। ऐसा नहीं है कि उनको केवल क्षत्रियों ने वोट दिया, निश्चित रूप से बड़ी संख्या में ब्राह्मणों ने भी वोट दिया। तो एक तो ये हो गई नैरेटिव की बात, एक फर्जी नैरेटिव चलाया जाता है। दूसरी बात जो है वो राजनीतिक है। अब जब चुनाव आ रहा है, और ये बात उत्तर प्रदेश में सभी जानते हैं कि एक ब्लैकमेलिंग की राजनीति अंदर बाहर हर तरफ होती है। जो लोग विधायक आज बने बैठे हैं, अब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, निश्चित रूप से इसमें बड़ी संख्या में लोग अपवाद भी होंगे, लेकिन जो भी लोग हैं उनको परफॉर्मेंस के आधार पर पार्टी और संगठन आंक रहा है कि क्या उन्होंने वो क्षेत्र में दोबारा चुनाव जीतेंगे। क्योंकि 2024 में तो यही लोग थे ना जिन्होंने एक बारी लुटिया डुबोई है। तो अब आगे जो है वो आपका अगर प्रदर्शन अच्छा रहा है तो आपको टिकट मिलेगा, और प्रदर्शन आपका अच्छा रहा है तो नहीं रहा तो टिकट नहीं मिलेगा। तो उस स्थिति में फिर वही बात आती कि भाई मैं गया तो मेरी पूरी जाति, अगर आप ब्राह्मणों को अगर नहीं टिकट दोगे, मतलब मुझे नहीं दोगे, मतलब सीधी बात है कि अगर मैं ब्राह्मण नेता हूं तो मुझे वोट नहीं दो, टिकट नहीं दोगे, तो मैं अपने साथ साथ आप ब्राह्मण विरोधी हो। तो ये जो लेबलिंग की जो राजनीति है और जो ब्लैकमेलिंग उसके आधार पर की जाती है, ये उत्तर प्रदेश में कोई नई नहीं है, फिर से उसी चीज का रीरन हो रहा है, आप ये समझिए। तो इसको कोई बहुत, हाँ। लेकिन चंद्र प्रकाश जी, इनका एक साथ मिलना, कहा जा रहा है पीएन पाठक जो विधायक है उनकी पत्नी का जन्मदिन था इसलिए वहां मिल गए, लेकिन वहां पर दूसरी पार्टियों के ब्राह्मण विधायक भी थे। सवाल तब उठने लगे हैं कि उनके साथ क्या सांठगांठ हो रही थी, इसीलिए ऐसी बातें बोलनी पड़ गई हैं। नए नए अभी प्रदेश अध्यक्ष बने पंकज चौधरी को इतना रौद्र रूप अपनाना पड़ गया है कि आइंदा अगर ऐसा किया गया तो ये अनुशासनहीनता माना जाएगा। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि भाजपा के पास जातीय राजनीति करने का कोई विकल्प नहीं है। भाजपा बनी थी और भाजपा को वोट मिलते हैं हिंदुत्व की राजनीति के लिए। अगर आप ये ब्राह्मण बनिया और ओबीसी एससी एसटी और सब राजनीति करेंगे तो आप राजनीति में फिर तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ठीक है भाई, वो तो जातियों की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, चाहे सपा हो या बसपा हो। हिंदुत्व की राजनीति भाजपा की पहचान है। अगर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ही उस ट्रैप में फंसा, जब आप कोई कहता है कि मैं फलाने जाति से हूं, तो वो अपने आप को उस जातीय राजनीति के एरिया में घुसता है, जो कि भाजपा को सूट नहीं करता है। लेकिन ठीक है, अब वो कुछ स्थानीय समीकरण भी होते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप आंख मूंद कर ये बात जो मैं कह रहा हूं वो एकदम बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, इसके भी बड़ा ग्रे एरिया है। तो उसमें उसमें भाजपा को भी प्रवेश करना पड़ता है, तो वहां तक ठीक है। अब देखिए, ये जो 40 की बैठक की बात की जा रही है और उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया है प्रदेश अध्यक्ष की, प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिक्रिया बिल्कुल उसी पार्टी लाइन के अनुरूप है कि भाई भाजपा जातीय राजनीति नहीं कर सकती है, आप हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए आए हैं। और यह अलग बात है कि खुद वो प्रदेश अध्यक्ष भी अपनी जाति के कारण ही प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। उनकी अभी तक की कोई ऐसी, उनके बायोडाटा में ऐसा संगठन का कोई बहुत बड़ा कुशलता नहीं थी जिसके कारण वो बने। लेकिन ठीक है, वो व्यावहारिक राजनीति है, तो व्यावहारिक राजनीति में सारी बातें आती हैं। दूसरी बात है कि उन 40 में आप देखिए कि कौन कौन लोग बैठे हैं। उसमें तो भाई शलमणि त्रिपाठी भी हैं, जो कि योगी आदित्यनाथ के बड़े खास माने जाते हैं।
सब एकदम करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, जो एक नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा था, वो भी वहां पे उपस्थित थे। तो ऐसा नहीं है कि वो भाजपा के कोई योगी आदित्यनाथ विरोधी विधायकों की कोई बैठक थी। तो निश्चित रूप, लेकिन सवाल ये है कि अगर 40 लोग कहीं जुट रहे हैं किसी के वो पीएन पाठक की पत्नी के जन्मदिन पर, और वो सारे के सारे ब्राह्मण हैं, तो आपको क्या ब्राह्मणों ने चुना था? आप विधायक सिर्फ इसलिए बन गए थे क्योंकि आपको वहां के ब्राह्मणों ने वोट दिया था, आपको वहां के हिंदुओं ने वोट दिया था। उनकी कोई जाति नहीं थी, उनकी कोई वो नहीं थी, लेकिन अब आपको लग रहा है कि आप ब्राह्मण हो, तो ये आपकी गलतफहमी है। वो गलतफहमी 2027 में दूर हो जाएगी, बहुत दूर नहीं है अब 2027। तो आपको क्या लग रहा है कि ये ब्लैकमेलिंग है, पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश है? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं समझ में आने लगा है कि क्षेत्र में काम तो किया नहीं, विधायक के तौर पर पत्ता कट सकता है, टिकट नहीं मिला तो क्या करेंगे? तो फिलहाल इसीलिए इसी वक्त से वो ब्लैकमेलिंग का काम करने लगे, दबाव बना रहे हैं पार्टी आला कमान पर। देखिए, ये कहना ठीक नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया। ये उत्तर हम्म। प्रदेश में 2-3 लेयर्स चलती हैं। काम तो किया होगा, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम, कोई हो सकता कोई हो जिसने काम ना किया हो, और कोई ऐसा भी हो जिसने बहुत काम किया हो। ये बात बिल्कुल वैसे लागू नहीं होती है। बात ये ऐसे है कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम राजनीतिक जो पिछले दिनों में जो राजनीति का तरीका और जिस तरीके की राजनीति का जो संस्कृति रही है उत्तर प्रदेश में, वहां विधायक अपने आप में एक राजा होता है। और वही राजनीति, उसी राजनीति ने सपा को डुबोया, उसी राजनीति ने बसपा को डुबोया, जिसमें वो एक विधायक जी चल रहे हैं तो उनके पीछे पीछे लंबा 40 गाड़ियों का काफिला चल रहा है, उनकी गुंडागर्दी है, उनका झंडा देख के जनता आतंकित हो जाती है। भाजपा ने सप्रयास कोशिश की कि उनके विधायकों के इन हरकतों, भाई टैलेंट तो पूरा भरा हुआ है, ऐसा नहीं है, ये भी पूरे प्रतिभाशाली हैं, इनको खुली छूट मिले तो ये उनसे भी बड़े गुंडे निकलेंगे। लेकिन समस्या वही है कि भाई आला कमान ने उनकी एक सीमाएं तय कर दी। जब कोई विधायक बनता है तो सबसे पहले चाहता है कि थाने में जो है वो थानेदार मुझे सलामी ठोके, वो मेरे कहने पे अपराधियों पर कार्रवाई करे। तो उसका तरीका, अपराधियों पर कार्रवाई मतलब कि जिसको मैं चाहूं उसको छोड़ दे, जिस तरीके से आजम खान फोन करते थे और थानेदार को छोड़ना पड़ता था, तो वही जंगल राज अंततः आ जाएगा। भाई एक तो शुरुआत होती है और फिर उसके बाद स्थितियां खराब होती है, जनता उसको भुगतती है। 2017 तक ये तमाशा सबने देखा। तो इनके पास भी प्रतिभा पूरी है, ये भी चाहते हैं कि थानेदार हमारी बात सुने, हम जिसको कहें उसको उठा के जेल में बंद कर दे, हम जिसको कहें उसको सीधा कर दे। अब वो नहीं हो पा रहा है, अधिकारी जब सुन नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास एक्सेस को लेकर शिकायत, तो फिर अब तरह तरह की 15-20 शिकायतें आप कर दो कि ब्राह्मणों का अत्याचार हो रहा है, दमन हो रहा है। आधे से ज्यादा जो ब्राह्मण हत्या के जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, अगर आप उन आंकड़ों पर जाकर देखें तो वो तो पटीदारी के झगड़े, खेत जमीन जायदाद के झगड़े हैं। आप ब्राह्मणों पर अत्याचार का जो एक नैरेटिव बनाते हैं, ये नैरेटिव आपका बेसिकली आपके अपने स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण इतना ठीक है, ब्राह्मण भी आज इस पूरी आज की स्थिति में बहुत बड़ा वर्ग है ब्राह्मणों का, जो गरीबी झेल रहा है, जिसको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलती, जिसको किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं मिलता, किसी तरह की सरकारी योजनाएं उसके लिए नहीं है। लेकिन ये तो एक संस्थागत शोषण है। लेकिन ब्राह्मण मूलतः तो वहां पर वो राष्ट्र के लिए पहले सोचता है, फिर उसके बाद अपने देश के लिए अपने बाकी समाज के लिए सोचता है, और फिर परिवार के लिए सोचता है। पहले उसके लिए धर्म ऊपर है। तो ये एक सामान्य स्वभाव है ब्राह्मणों का।